क्या एक माँ का दर्जा केवल उसी स्त्री को मिल सकता है जो 9 महीने तक एक बच्चे को अपनी कोख में रखती है? क्या खून के रिश्ते ही इस दुनिया में सबसे बड्ढे होते हैं? हमारे समाज में अक्सर रिश्तों को स्वार्थ के तराजू पर तौला जाता है, लेकिन जब बात त्याग और समर्पण की आती है, तो एक स्त्री का हृदय इतना विशाल हो जाता है कि वह अपने जीवन की सारी खुशियां, अपना यौवन और अपने अरमान किसी और के लिए राख कर देती है। आज मैं आपको देवर और भाभी के एक ऐसे पवित्र और रुला देने वाले रिश्ते की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह कहानी है उस संघर्ष की, उस बलिदान की, जिसे समाज ने ताने मारे, जिसे अपनों ने दुत्कारा, लेकिन जिसने अपने आंसुओं से एक ऐसा इतिहास लिख दिया जो इंसानियत के लिए मिसाल बन गया। अपने हृदय की धड़धड़कनों को थाम लीजिए और अपनी आंखों से आंसुओं को बहने से मत रोकिएगा, क्योंकि आज की यह कथा आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। कहानी की शुरुआत होती है शिवनगर नाम के एक छोटे और पिछड़े हुए गांव से। इस गांव में एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार रहता था। परिवार में केवल दो ही सदस्य थे, बड़ा भाई मनोहर और उसका 8 साल का छोटा भाई कन्हैया। जब कन्हैया केवल 3 साल का था, तभी उनके माता पिता एक महामारी में चल बसे थे। मनोहर ने ही अपने छोटे भाई को माता पिता दोनों का प्यार देकर पाला था। समय बीता और मनोहर विवाह के योग्य हो गया। पास के ही गांव से एक अत्यंत सुशील, संस्कारी और सुंदर कन्या सविता का विवाह मनोहर के साथ हो गया। सविता जब शिवनगर में बहू बनकर आई, तो उसने देखा कि इस घर में कोई सास ससुर नहीं है, बल्कि एक 8 साल का मासूम सा बच्चा है, जिसकी आंखों में मां की ममता के लिए एक गहरी प्यास है। सविता का हृदय बहुत कोमल था। उसने पहले ही दिन से कन्हैया को अपने देवर की तरह नहीं, बल्कि अपने सगे बेटे की तरह अपना लिया। सविता कन्हैया को अपने हाथों से नहलाती, उसे खाना खिलाती और रात को उसे अपनी गोद में सुलाकर लोरी सुनाती। कन्हैया भी अपनी सविता भाभी के बिना एक पल नहीं रह पाता था। वह उन्हें भाभी माँ कहने लगा था। मनोहर यह सब देखकर बहुत खुश होता था कि उसके छोटे भाई को एक माँ का प्यार मिल गया है। लेकिन नियति को शायद यह खुशियां मंजूर नहीं थीं। सविता के हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह से छूटी भी नहीं थी कि उन पर दुखों का एक ऐसा पहाड़ टूट पड़ा जिसने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। विवाह के केवल 1.5 वर्ष बाद एक दिन मनोहर खेत में काम कर रहा था। तभी आसमान से एक भयंकर बिजली गिरी और मनोहर उसी समय राख का ढेर बन गया। सविता, जिसकी उम्र अभी मुश्किल से 22 वर्ष थी, उसका सुहाग हमेशा के लिए उजड़ाच गया। उसके माथे का सिंदूर पोंछ दिया गया और उसे सफेद साड़ी पहना दी गई। सविता कई दिनों तक मनोहर के शव से लिपट कर बेसुध पड़ी रही। कन्हैया, जिसे अभी मौत का मतलब भी नहीं पता था, वह अपनी भाभी के आंसू पोंछता और कहता, भाभी माँ, आप क्यों रो रही हैं? भैया उठ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे बहुत भूख लगी है भाभी माँ। कन्हैया की यह मासूम आवाज सुनकर सविता के भीतर की मां जाग उठी। उसने अपने आंसू पोंछे और कन्हैया को अपने सीने से लगा लिया। मैं हूं ना मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। तेरे भैया जहां भी हैं, वे हमें देख रहे हैं। मनोहर के जाने के बाद सविता और कन्हैया इस दुनिया में बिल्कुल अकेले पडी डीडीएच गए थे। उनके पड्डेडी होश में ही मनोहर के सगे चाचा बिशंभर और चाची चंपा रहते थे। बिशंभर एक अत्यंत लालची और क्रूर इंसान था। उसकी नजर हमेशा से मनोहर की उस 2 बीघा जमीन और उस छोटे से कच्चे घर पर थी। मनोहर की 13वीं का काम पूरा होते ही बिशंभर अपनी पत्नी चंपा के साथ सविता के घर आ धमका। बिशंभर ने अपना असली रंग दिखाते हुए कहा, सुन सविता, मनोहर तो अब इस दुनिया में रहा नहीं। तू अभी जवान है। एक विधवा का अकेले इस घर में रहना समाज की नजरों में ठीक नहीं है। तू अपने मायके वापस चली जा। मैं तेरे पिता दिवाकर से बात कर लूंगा। इस कन्हैया को मैं किसी अनाथालय में छोड़ दिया चाहूंगा और यह जमीन जायदाद अब मेरी देख रेख में रहेगी। यह सुनकर सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा जी, आप यह क्या कह रहे हैं? कन्हैया मेरा बेटा है। मैं इसे अनाथालय कैसे जाने दे सकती हूँ? यह घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सविता ने हाथ जोड़ते हुए कहा। चंपा चाची ने अपना मुंह बिचकाते हुए ताना मारा, बड्ढी आई ममता की मूरत, खुद तो मनहूस है, आते ही हमारे भतीजे को निगल गई, अब इस बच्चे को भी भूखा मार देगी।
तेरे पास इसे खिलाने के लिए है ही क्या? अगर यहाँ रहना है तो हमारे घर का सारा काम करना होगा, वरना निकल जा यहाँ से। सविता ने कन्हैया को अपने आंचल में छुपा लिया। कुछ दिनों बाद सविता के पिता दिवाकर भी उसे लेने आ गए। बेटी, उठ और अपना सामान बांध। तेरा जीवन बहुत लंबा है। इस अनाथ बच्चे के चक्कर में तू अपनी जवानी क्यों राख कर रही है? चल मेरे साथ, दिवाकर ने रोते हुए अपनी बेटी से कहा। लेकिन सविता ने जो जवाब दिया, उसने एक पिता को भी निशब्द कर दिया। पिताजी, जिस दिन मैंने इस घर की दहलीज पर कदम रखा था, मैंने कन्हैया को अपने हृदय से लगाया था। यह मेरा देवर नहीं, मेरा अपना खून है। एक माँ अपने बच्चे को किसी अनाथालय में सड़ी देने के लिए कैसे छोड़ डाच सकती है? मेरे सुहाग की चिता ठंडी भी नहीं हुई और आप मुझे जाने को कह रहे हैं। मैं इसी घर में रहूंगी, मैं मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, लेकिन अपने कन्हैया को बद्धा आदमी बनाऊंगी। सविता के पिता रोते हुए खाली हाथ लौट गए। और यहीं से शुरू हुआ एक 22 साल की विधवा का वह खौफनाक और दिल चीर देने वाला संघर्ष। बिशंभर ने गांव वालों को भट दहाकाकर सविता का पानी बंद करवा दिया। वह चाहता था कि सविता हार मानकर भाग जाए। सविता ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। उसने अपने कोमल हाथों में कुदाल उठा ली। जो सविता कभी धूप में नहीं निकली थी, वह अब दूसरों के खेतों में चिलचिलाती धूप में मजदूरी करने लगी। उसके हाथों में छाले पड्डीडीएच गए और खून रिसने लगा, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं की। रात को जब वह थक कर घर आती तो मिट्टी के चूल्हे पर एक सूखी रोटी सेंकती। कई बार घर में केवल एक ही रोटी के लायक आटा होता था। सविता वह रोटी कन्हैया को खिला देती। कन्हैया अपनी मासूम आंखों से पूछता, भाभी माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही? क्या आपको भूख नहीं है? सविता अपने पेट की आग को पानी पीकर बुझा लेती और झूठी मुस्कान के साथ कहती, अरे मेरा पेट भरा है रे कन्हैया, मैंने खेत में खा लिया था। तू भरपेट खा ले मेरे लाल, तुझे कल स्कूल भी तो जाना है। सविता ने कन्हैया का दाखिला गांव के सरकारी स्कूल में करवा दिया था। वह रात रात भर जाग कर गांव के लोगों के कपड़े सीती, ताकि कन्हैया की किताबों और वर्दी का इंतजाम हो सके। सर्दियों की कड्डी डिगदाती रातों में उसके पास ओढ़ाने के लिए एक ढंग का कंबल भी नहीं होता था। वह अपना पुराना शॉल कन्हैया को ओढ़ा देती और खुद एक कोने में सिकुड़ कर कांपती रहती। गांव की औरतें जब सविता को देखती तो उसे ताने मारती। न जाने कौन सा रूप धर कर बैठी है, जवान रांड है, न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी, इस बच्चे के नाम पर अपनी अय्याशी चला रही है। समाज के ये गंदे ताने तीर की तरह सविता के सीने में चुभते थे। वह रात के अंधेरे में मनोहर की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोती, हे भगवान, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं अपने कन्हैया को एक अच्छा इंसान बना सकूं। मेरे चरित्र पर उठने वाली हर उंगली को मैं अपने कन्हैया की सफलता से जवाब दूंगी। कन्हैया बहुत ही समझदार बच्चा था। वह अपनी भाभी के इन सारे कष्टों को अपनी आंखों में बसाता जा रहा था। उसने तय कर लिया था कि वह दिन रात एक कर देगा, लेकिन अपनी भाभी माँ के इन छालों का कर्ज जरूर चुकाएगा। कन्हैया ने स्कूल में कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। समय पंख लगाकर उड़ ढाता गया। देखते ही देखते 15 वर्ष बीत गए। सविता की उम्र अब 37 वर्ष हो चुकी थी। कड्डेडाहे संघर्ष, भूख और दिन रात की मेहनत ने उसके शरीर को पूरी तरह से तोड़ा दिया था। उसके बाल सफेद होने लगे थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़डियच गए थे और उसकी कमर झुक गई थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि उसका कन्हैया अब 23 साल का एक अत्यंत मेधावी और होनहार नौजवान बन चुका था। कन्हैया ने शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह सिविल सेवा यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उसे शहर जाना था और एक मोटी फीस जमा करनी थी। सविता के पास अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह मदद की उम्मीद में अपने चाचा ससुर बिशंभर के घर गई। चाचा जी, कन्हैया को शहर जाना है, उसे कुछ पैसों की जरूरत है। आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दीजिए, मैं जीवन भर आपके खेतों में मजदूरी करके वह कर्ज चुका दूंगी। सविता ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बिशंभर ने एक जहरीला ठहाका लगाया। अरे भिखारिन, तेरा वह अनाथ देवर क्या कलेक्टर बनेगा? जाकर उसे बोल कि किसी चाय की दुकान पर बर्तन मांजे। मैं अपना एक फूटा हुआ पैसा भी तुम दोनों पर बर्बाद नहीं करूंगा। निकल मेरे घर से। बिशंभर ने सविता को धक्के मारकर निकाल दिया। सविता रोती हुई घर आई। उसने अपनी पुरानी संदूक खोली। उसमें एक छोटी सी डिब्बी रखी थी।
उस डिब्बी में सविता के विवाह की आखिरी निशानी मनोहर द्वारा दिए गए सोने के कंगन और उसका मंगलसूत्र रखा हुआ था। एक भारतीय विधवा के लिए यह उसकी जान से भी ज्यादा कीमती होता है, लेकिन सविता ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने वह आखिरी निशानी सुनार को बेच दी और उन पैसों को कन्हैया के हाथ में रख दिया। कन्हैया उन पैसों को देखकर रो पड़ा। भाभी माँ, यह क्या है? आपने अपने कंगन बेच दिए? मैं ये पैसे नहीं ले सकता। सविता ने कन्हैया के सिर पर हाथ रखा और दृढ़ता से बोली, चुप कर पागल, ये कंगन केवल लोहे और सोने के टुकड़े हैं। मेरा असली गहना तो तू है। जा मेरे लाल, शहर जा और इस समाज को दिखा दे कि एक विधवा भाभी की तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। लौट कर तभी आना जब तू एक बद्धा अफसर बन जाए। कन्हैया अपनी भाभी के चरण चूमकर रोता हुआ शहर चला गया। शहर में कन्हैया ने दिन रात एक कर दिया। वह दिन में 18-18 घंटे पढ़ता था। जब भी उसे नींद आती या वह थकता, उसे अपनी भाभी के फटे हुए हाथ और उनके सफेद बाल याद आ जाते। उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती और फिर 3 साल की उस कठोर तपस्या के बाद वह दिन आ ही गया जिसने शिवनगर गांव का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम घोषित हुआ। कन्हैया ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और वह एक आईएएस अफसर यानी जिलाधिकारी बन गया था। जब यह खबर शिवनगर पहुंची तो पूरे गांव में भूचाल आ गया। बिशंभर और चंपा के तो जैसे प्राण ही सूख गए। एक दिन सुबह सुबह शिवनगर की उस धूल भरी कच्ची सड़क पर लाल नीली बत्ती वाली कई सरकारी गाड़ियां आकर रुकीं। आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां थीं। पूरा गांव तमाशा देखने के लिए उमद्दा पद्दा। सबसे बीच वाली शानदार गादी का दरवाजा खुला और उसमें से कन्हैया बाहर निकला। उसने एक शानदार सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज और रुतबा था। बिशंभर और चंपा हाथ में फूलों की माला लेकर सबसे आगे खड़े थे। अरे मेरा भतीजा आ गया। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरा कन्हैया एक दिन पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। आ बेटा, मेरे गले लग जा, बिशंभर ने मक्खन लगाते हुए कहा। कन्हैया ने बिशंभर की तरफ एक ऐसी बर्फीली नजर से देखा कि बिशंभर के हाथ कांप गए। कन्हैया ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और भीड़ को चीरता हुआ सीधा अपनी उस पुरानी टूटी हुई झोपड़ी की तरफ भागा। झोपड़ी के दरवाजे पर सविता खद्दी थी। उसने वही पुरानी कई जगह से सिली हुई सफेद साड़ी पहनी थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। कन्हैया, वह बड्ढा अफसर जिसके सामने पूरे जिले के लोग सिर झुकाते थे, वह दौड़ता हुआ आया और जमीन पर घुटनों के बल गिरकर अपनी सविता भाभी के पैरों में लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। भाभी माँ, आपका कन्हैया आ गया। आपकी तपस्या पूरी हो गई भाभी माँ, आपने मुझे अफसर बना दिया। कन्हैया एक छोटे बच्चे की तरह बिलख रहा था। सविता ने रोते हुए अपने कांपते हाथों से कन्हैया को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। पूरा गांव यह नजारा देखकर रो रहा था। जिन औरतों ने कभी सविता को ताने मारे थे, आज वे शर्म से अपना सिर झुकाए खड़ी थीं। कन्हैया ने भीड्डा की तरफ घूमकर बहुत ही कड़चक और ऊंची आवाज में कहा, सुन लो गांव वालों, आप लोगों ने मुझे हमेशा अनाथ कहा, मेरी इस भाभी को डायन कहा और इसे चरित्रहीन कहकर ताने मारे। आज मैं एक जिलाधिकारी बनकर आप सबके सामने यह घोषणा करता हूं कि इस दुनिया में अगर साक्षात भगवान का कोई रूप है तो वह मेरी सविता भाभी है। मेरे लिए यही मेरी माँ है, यही मेरे पिता हैं और यही मेरा ईश्वर है। कन्हैया ने अपनी पहली सैलरी का लिफाफा और शहर के एक बहुत बड़े आलीशान बंगले की चाबियां सविता के हाथों में रख दी। चलिए भाभी माँ, इस नर्क में अब आपका कोई काम नहीं है। अब आपका यह बेटा आपको महारानियों की तरह रखेगा। मैं जीवन भर आपके इन छालों की पूजा करूंगा। कन्हैया अपनी सविता भाभी को पूरे सम्मान और आदर के साथ अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाकर शहर ले गया। बिशंभर और उसके जैसे तमाम मतलबी रिश्तेदार धूल फांकते रह गए। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें यह चीख चीख कर बताती है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और समर्पण से बनते हैं। एक भाभी का रिश्ता केवल जेठानी या ननद का नहीं होता। अगर वह चाहे तो वह एक माँ का रूप भी धारण कर सकती है।
जो समाज हमेशा महिलाओं को कमजोर समझता है, वह यह भूल जाता है कि जब एक स्त्री किसी को बनाने पर आ जाए, तो वह अपनी हड्डियों को गलाकर भी उस इंसान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। अपनी भाभी का, अपनी माँ का और अपने घर की हर उस स्त्री का सम्मान कीजिए जिसने आपके लिए अपनी खुशियों की बलि दी है। आपको सविता, भाभी और कन्हैया के इस पवित्र रिश्ते की कहानी कैसी लगी? क्या आज के इस कलयुग में भी ऐसे निस्वार्थ रिश्ते मौजूद हैं? मुझे अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी आंखों में आंसू ला दिए हों, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहें। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए रिश्तों का सम्मान कीजिए, अच्छे कर्म करते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।